Hello students, let's start with the new topic constant electric field. I hope कि इसके पहले के videos आपने देख लिए. Okay, then it will make more sense. Okay, so क्या है constant electric field? If आपने किसी भी charged particle को constant electric field में रख दिया, आप जानते हैं force का formula होता है QE. If E will be constant, then force will also be constant. And E is what? Vector quantity, right? If E is constant, it means that its magnitude and direction both are constant. Okay, so if E constant हुआ तो इसकी magnitude direction दोनों constant होगी, तो F भी constant होगा, means force की magnitude direction दोनों constant होगी. और हम लोग जानते हैं acceleration क्या होता है, force upon mass. तो फोर्स कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट हो गया. सो किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगी. एक्सेलेरेशन वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगी. ओके, सो इफ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये तो स्टार्टिंग से याद करो, ये तो काइनेमेटिक्स में स्टार्ट हो गया था. ओके, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इट कैन हैव ओनली टू पॉसिबल पाथ्स. काइनेमेटिक्स याद करो, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, काइनेमेटिक्स में ये सब पढ़ लेते हैं हम लोग. इफ अ particle moves with a constant acceleration and then it can have only two possible paths. First path, possible path will be straight line path. Means particle straight line path पे जा सकती है, या दूसरा possible path होता है parabolic path. या तो particle straight line पे जा सकती है या parabolic path पे जा सकती है. कब? जब particle की acceleration constant हो. ओके, यानी किसी भी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो या तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा या पैराबोला को फॉलो करेगा. अब स्ट्रेट लाइन पाथ होता कब कब है? जब इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल हो. ओके, जब इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता ही चला जाएगा. व्हेन दूसरा क्या कब हो सकता है? जब इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो, एक ईस्ट में हो तो दूसरा वेस्ट में हो. इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी पहले कम होती जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर वो पार्टिकल अपना रास्ता रिवर्स कर लेगा. ठीक है, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना. नेक्स्ट, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो. अच्छा, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही पार्टिकल चल पड़ेगी और एक्सेलेटेड होती जाएगी, मींस उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आना शुरू होगा और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ती चली जाएगी. ओके, सो ये तीन पॉसिबल केसेस हुए स्ट्रेट लाइन पाथ के. ओके, उसी को मैंने यहाँ दिखा दिया कि देखो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पार्ट ए रखा जहाँ पे देखो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट में है. अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? राइट में, और जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन. सो इस केस में पॉजिटिव चार्ज की एक्सेलरेशन राइट में है और इनिशियल वेलोसिटी भी राइट में है, तो ये पार्टिकल राइट में ही चलता चला जाएगा और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा. दूसरा केस देखो, मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, उसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. ठीक है, नेगेटिव चार्ज ले लिया और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे, है ना. F इज इक्वल टू QE. इफ चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो इसमें फोर्स पीछे लगेगा. अच्छा, फोर्स पीछे तो एक्सेलरेशन भी पीछे, तो इस केस में नेगेटिव चार्ज की एक्सेलरेशन पीछे है और इनिशियल वेलोसिटी आगे है. तो इस केस में क्या होगा? पहले वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी, करती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी जीरो होगी और उसके बाद क्या होगा? ये पार्टिकल अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा और रिवर्स करने के बाद फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा. ओके, ये होगा सेकंड. थर्ड, इफ पार्टिकल रेस्ट पे हो. अच्छा, इस केस में मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, मींस राइट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो राइट डायरेक्शन में ही ये चलता चला जाएगा. राइट, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करता चला जाएगा. तो इस डायरेक्शन, इसमें देखो मैंने दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल राइट डायरेक्शन में चलता जाएगा, मींस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर ही चलता जाएगा और इसकी वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग. ओके, आई होप समझ में आ गया. ये स्ट्रेट लाइन पाथ के तीन सब केसेस हो गए. नेक्स्ट समझते हैं पैराबोलिक पाथ.
अब वो तीनों केसेस नहीं हो तो आप कहोगे पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में जाएगी, लेकिन कंडीशन याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ओके, तभी फोर्स कांस्टेंट होगा और तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ओके। अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ना पैरेलल होना चाहिए ना ही एंटी पैरेलल होना चाहिए, तब क्या होगा, पैराबोलिक पाथ। याद है काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें, पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन नीचे होता था और वेलोसिटी देखो पैरेलल होती थी क्या, जब पैरेलल एंटी पैरेलल होती थी स्ट्रेट लाइन पाथ होता था, और जब कोई अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेते थे तो पैराबोलिक पाथ करता था, हम लोग कहते प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो वही केस हो गया। अब एग्जांपल से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया और उसके अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, तो सिग्मा है। वैसे ही नीचे में एक प्लेट है, उसके अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस ऑफ सिग्मा, ठीक है यहाँ तक। और इस प्लेट की जो ये लेंथ है ये है L, इस प्लेट की लेंथ क्या है, L। अब इस प्लेट के इस वाले एंड पे, बिल्कुल इन प्लेट के मिड वाले पॉइंट पे, देखो इस प्लेट से d/2 डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है, ऊपर वाले प्लेट से भी d/2 डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक पार्टिकल ले लिया जिसकी मास m है और चार्ज q है, और इसको मैंने राइट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया, ओके। डायग्राम समझ में आ गया, सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी u minimum value of u such that this particle will not collide with the plates, okay, find the minimum value of u such that it will not collide with the either of the plate। समझ में आएगा क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं। अब पहले देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो ऊपर में पॉजिटिव है और इनफाइनाइट प्लेट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये हो जाएगा। अच्छा नीचे में कैसा है, माइनस सरफेस, माइनस चार्ज है सरफेस पे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण भी नीचे ही हो जाएगा, और उसकी भी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मींस दोनों प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट जोड़ दो तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये कांस्टेंट हुआ ना, हाँ, यहाँ डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, वो जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इस प्लेट में कहाँ पे है, उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी डिपेंड कर रहा है ना, वो कोई वैल्यू है नहीं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी कांस्टेंट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, नीचे, तो ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E, तो Q और E लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर E होगा उधर ही F होगा, तो E किधर था, नीचे, तो F किधर होगा, नीचे, फोर्स हो गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स इतनी अपॉन m से डिवाइड कर दो, आ गया। अच्छा फोर्स अपॉन मास है, इसमें तो एक्सेलरेशन और फोर्स तो पैरेलल ही होता है ना, तो ये नीचे हो गया, एक्सेलरेशन भी नीचे ही हो गई, ओके। तो इस केस में पार्टिकल की एक्सेलरेशन किधर होगी, होगी नीचे, ओके। अब देखते हैं, अब ये इनिशियल पोजीशन था, तो x डायरेक्शन मान लो मैंने राइट में मान लिया और y डायरेक्शन ऊपर मान लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u ही रह जाएगा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस से कितनी एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 0। अब देखो इसमें एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, और कितनी है, इधर है, तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या होगा, इतना ही हो जाएगा, बिकॉज नीचे है तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अच्छा साइन कन्वेंशन आप डिसाइड करते हो ना किधर प्लस लेना किधर माइनस, मैंने ऊपर प्लस ले लिया तो नीचे माइनस हो जाएगा। अच्छा बिकॉज एक्सेलरेशन जो है नीचे है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी का x एंड y कंपोनेंट निकाल लिया, एक्सेलरेशन का y एंड x कंपोनेंट निकाल लिया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये पार्टिकल जो चलते चलते यहाँ तक मान लो प्लेट से कोलाइड करने वाली इस पॉइंट से, एंड राइट एंड वाले पॉइंट से कोलाइड करने वाली है, ठीक है। तो उसमें एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस d/2 हुआ ना, है ना,
इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से माइनस कर लो, है ना, ये माइनस वो, तो क्या आ जाता, माइनस डी बाई टू हो जाती। ओके, अच्छा, ये जहां पे यहाँ पे आने वाला है, इस प्लेट के प्लेन में जहां पे भी आने वाला है वो उसकी रेंज कहलाएगी, तो रेंज लिख दिया, एस एक्स क्या लिख दिया, रेंज। ओके, अब हो गया काइनेमेटिक्स। अब देखो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, फॉर्मूला जानते थे, और इसमें मैंने यू वाई रख दिया 0, है ना, और ए वाई एक्सेट्रा सब वैल्यू रख दी, तो मुझे टाइम आ गया। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसमें सब कुछ वैल्यू पुट कर दो वाई वाई वाला, तो आपको टाइम आ गया, ये आ गया टाइम। मतलब इतने टाइम के बाद ये लोअर प्लेट के लेवल पे आ जाएगा। अब देखते हैं उतने टाइम के बाद ये एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट किया, और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को रेंज कहते हैं। तो एस एक्स क्या लिख दिया, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, ए एक्स तो जीरो है यहाँ पे, तो ये पार्ट जीरो हो गया। यू एक्स की वैल्यू क्या थी, यू थी, तो यू टी लिख दिया, टी तो यहाँ पता किया, यहाँ रख दिया, तो रेंज की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट किया। अब देखो कॉलिजन नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज की वैल्यू एल से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, एल क्या था, ये लेंथ था, एल से ज्यादा होनी चाहिए, तो रेंज की वैल्यू लिख दी एल से ज्यादा, सॉल्व हो गया, है ना। ओके, आई होप समझ में आ गया, इसको पूरा लिख लो नोट्स में और आगे काम आएगा। ओके, रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अभी तो समझना भी इम्पोर्टेंट है, बाद में रिवाइज भी करना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये सब आप देखोगे एससीबी में, सारी बुक में ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये जो है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के मॉड्यूल्स में मिल जाएगा, एचसीबी में मिल जाएगा, और भी जो बुक मिलेगी आपको मार्केट में सब में मिलेगा। अब देखो ये एग्जाम्पल में क्या है कि एक स्प्रिंग लिया, एक ब्लॉक लिया जिसपे मास m है और चार्ज q है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में मैंने लगाई है। ओके, और ये पार्टिकल इस पोजीशन में रेस्ट में है। और जब ये पार्टिकल रेस्ट में है उस समय पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। ओके, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, पार्टिकल ये जो ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है, और उस समय मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें राइट डायरेक्शन में लगा दी। तो आप देखोगे कि ये ब्लॉक जो है एसएचएम परफॉर्म करेगा। ओके, और हम लोगों को पता करना है उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। इफ आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसएचएम याद है या पता है, तो आपको पता होगा कि इस ब्लॉक पे स्प्रिंग के अलावा कोई भी फोर्स लग रहा हो, ठीक है, इस ब्लॉक पे स्प्रिंग के अलावा कोई भी फोर्स लग रहा हो, इफ वो कांस्टेंट रहा, इफ वो कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो ये हम लोग मान लेंगे कि उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, है ना। ये एसएचएम का पहला ही, स्प्रिंग ब्लॉक का पहला ही डेरिवेशन होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी ब्लॉक पे, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के अलावा जो भी फोर्स लग रहा है, इफ वो कांस्टेंट फोर्स हुआ तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो कितना हो जाता है टाइम पीरियड, 2 पाई m अपॉन के, m क्या है मास, k क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखते हैं, इस ब्लॉक पे देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल mg बैलेंस कर देगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये E के कारण इस Q पे किधर फोर्स लगेगा, राइट में लगेगा, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, QE। क्या E कांस्टेंट है, हाँ, E कांस्टेंट हुआ तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। देखो स्प्रिंग फोर्स के अलावा जो फोर्स QE है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका टाइम पीरियड तो चेंज नहीं होगा, तो इसकी टाइम पीरियड लिख दी मैंने 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, इसकी एम्पलीट्यूड निकालते हैं। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था तो रेस्ट में था, तो रेस्ट में पार्टिकल एसएचएम करने वाली पार्टिकल कब रहती है, जब एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना। देखो यहाँ पे हो गया ये एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, एकाएक फोर्स लगाओगे तो ये रेस्ट उस पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो ही होगी, आगे जाके इसकी वेलोसिटी आएगी, राइट, तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन होगा ही होगा। अब आगे जाओगे, राइट डायरेक्शन में आ रहा है, कहीं ना कहीं जाके इस पे नेट फोर्स जीरो होगा आगे जाके। देखो जैसे राइट में, अच्छा अभी किधर फोर्स लग रहा है, क्यूई राइट में लग रहा है, स्प्रिंग तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है ना, तो राइट में इस पे फोर्स लग रहा है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये पार्टिकल किधर चलने लगा, राइट में चलने लगा। जैसे राइट में जाएगा स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाने लगेगा, है ना, और कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि स्प्रिंग फोर्स इस क्यूई के इक्वल हो जाएगा। तो मान लो इस जगह पे क्यूई राइट में है और ये जो डिस्टेंस चला है वो ए चला है, तो के ए पीछे है और ये दोनों बराबर हो गया। और जिस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है उस पोजीशन को क्या कहते हो आप, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम, तो ये मीन पोजीशन हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की डिस्टेंस को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये ए लिख दिया।
तो अच्छा पहले स्प्रिंग कितने था, नेचुरल लेंथ पे था, अभी कितने से एक्सपेंड किया, ए से, तो स्प्रिंग कितनी फोर्स लगा देगा, के, है ना, तो के फोर्स लेफ्ट में लगाया, देखो इसको राइट में लगे तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाया, लेफ्ट में, तो क्यूई राइट में, के लेफ्ट में, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, और उसको हम लोग कर दिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हम लोग लिख दें के इज इक्वल टू क्यूई, ए की वैल्यू हो जाएगी क्यूई बाय के, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड का आंसर, और ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अच्छा आप जानते हो ये तो मीन पोजीशन हुआ, यहाँ क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं आगे बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से जाके रेस्ट पे आएगा, तो मीन पोजीशन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस क्या होती है, एम्पलीट्यूड ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बाय व्हाट मैक्सिमम अमाउंट स्प्रिंग विल एक्सपेंड, अब देखो स्प्रिंग पहले यहाँ पे था, तो कहाँ जाके फिर रुकेगा, यहाँ जाके रुकेगा, इसके बाद बॉडी किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी, इजंट इट द मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज 2a, है ना, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन कितनी हो जाएगी, 2a की हो जाएगी, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन विल बी 2a, इसके बाद फर्दर राइट में जाएगा ही नहीं ना, रुक जाएगा, रेस्ट हो गया तो लेफ्ट में चलने लगेगा, तो 2a, और ये निकाला था 2a लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चले आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, block of mass m and charge q is at equilibrium initially, then constant electric field E is applied in downward direction and block starts performing SHM, find the time period and amplitude, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो एक वॉल लिया, इस पे एक स्प्रिंग लगा दी और एक मास m ले लिया जिस पे चार्ज q है, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रुका हुआ है, अभी क्या है, इनिशियली रुका हुआ है। अच्छा पहले इसी कंडीशन को सोचो, इफ रुका हुआ है, नेट फोर्स भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 इस कंडीशन में भी, है ना, अभी रुका हुआ है तो नेट फोर्स भी 0 है और वेलोसिटी भी 0, ऐसे करके छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो इफ नेट फोर्स 0 है तो नीचे में क्या फोर्स लगता है, mg, और नेट फोर्स 0 है तो स्प्रिंग को ऊपर फोर्स लगाना चाहिए, इसका मतलब है स्प्रिंग एक्सपेंडेड है, ठीक है, लेट स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ दीवार से यहाँ तक इस हॉरिजॉन्टल लेवल तक मैंने बना दिया, उसको कर दिया नेचुरल लेंथ है, और लिख दिया कि स्प्रिंग में x नॉट की एक्सपेंशन हो गई है, स्प्रिंग में कितने की एक्सपेंशन हो गई है, x नॉट की एक्सपेंशन हो गई है, ठीक है, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स नॉट, किधर लगाएगा, ऊपर, सो mg नीचे, के एक्स नॉट ऊपर, तो mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट लिख दिया, तो इनिशियल कंडीशन में जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया है कि स्प्रिंग में ऑलरेडी x नॉट का एक्सपेंशन है। अब मैंने क्या किया, इसी में देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अच्छा जैसे ही एकाएक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगाओगे तो इस Q के कारण इस पे नीचे की तरफ QE फोर्स लग जाएगा, है ना, किधर फोर्स लगाए, नीचे की तरफ QE, तो क्या अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन रह पाएगा, नहीं, mg kx के इक्वल है इस केस में, तो इस जगह पे Q जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे नेट फोर्स QE नीचे लगने लगेगा, तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रह जाएगा, लेकिन एकाएक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या इसी पोजीशन पे ये इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं, वेलोसिटी तो जब नीचे जाएगा तब चेंज होगी, तो ये पोजीशन तो रेस्ट पे ही रह गया, ओके, बिकॉज ये पोजीशन रेस्ट पे ही रह गया तो हम लोग कहेंगे यही इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इस पे अब नेट फोर्स 0 नहीं रहा, नेट फोर्स क्या हो गया, QE, किधर रह गया, नीचे, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई। अब क्यों, यहाँ पे रेस्ट पे तो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इस पे नेट फोर्स इस पोजीशन पे 0 नहीं है। अब देखो अब ऑब्वियसली QE नीचे लग रहा है तो नेट फोर्स नीचे की ज्यादा हो गई, ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, बढ़ गया, जब नीचे की तरफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो जैसे ही नीचे की तरफ ले जाएगा तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये स्प्रिंग का फोर्स mg और QE के बराबर हो जाएगा, और जहां पे QE प्लस mg स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और जहां पे नेट फोर्स 0 हुआ उसी को हम लोग क्या कर देंगे, मीन पोजीशन, ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे मीन पोजीशन आ गया। अच्छा ये एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि यहाँ रेस्ट पे है पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, a, है ना, जिसको एम्पलीट्यूड कहेंगे हम लोग, यहाँ तक समझे आपको, यस। अच्छा स्प्रिंग में अभी कितने की एक्सपेंशन हो गई है, पहले ही जब इस लेवल पे था, जब
रेस्ट पे था तो स्प्रिंग में कितनी की इलोंगेशन थी, एक्स नॉट। अभी ए और नीचे आया तो स्प्रिंग में कितनी की इलोंगेशन हो गई, एक्स नॉट प्लस ए। तो स्प्रिंग अभी कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स नॉट प्लस ए, किधर, ऊपर। और mg नीचे लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था तो q पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो नीचे लग रहा है और ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया के एक्स नॉट प्लस के ए। देखो के एक्स नॉट प्लस के ए इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई। ठीक है, तो लिख दिया एम जी प्लस क्यू ई यहाँ पे। ओके, और यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। मैंने पहले इक्वेशन से एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट से एम जी और के एक्स नॉट को कट कर दिया तो के ए की वैल्यू हो गई क्यू ई, ए की वैल्यू हो गई क्यू ई बाय के। यहाँ तक समझा? ओके, फिर से देखो, इस ब्लॉक पे स्प्रिंग के अलावा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, qb लग रहा है। क्या ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है? हाँ है। क्या ब्लॉक के ऊपर नीचे जाने से ये दोनों फोर्स चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। mg और qb तो चेंज होने वाला नहीं है, तो कांस्टेंट फोर्स है। तो आपको भी जस्ट पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, ब्लॉक पे स्प्रिंग के अलावा जो फोर्स लगे अगर वो फोर्स कांस्टेंट रहा तो इसकी टाइम पीरियड चेंज नहीं होती। टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला रहेगा। तो t की वैल्यू लिख दी 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ओके, समझा? अच्छा सोचो कि अच्छा यहाँ पे तो मीन पोजीशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, यहाँ पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। ये सब भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v मैक्स याद करो a ओमेगा होता था, ओमेगा ओमेगा यहाँ से टाइम पीरियड से निकालोगे ना ओमेगा, तो वो सारे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो कि ये पूछा जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। तो एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती थी, ए ओमेगा। टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा क्या होगा, रूट के बाय एम, है ना। और एम्पलीट्यूड पता है तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। एसएचएम की इक्वेशन यूज करो यहाँ पे। प्लीज काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला यूज मत करो, परेशान हो जाओगे। एसएचएम को यूज करो, आसानी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ तो रुकेगा नहीं, रुकने के लिए इसे फिर नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा, ए और नीचे जाएगा। तो पूछा जाएगा इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे जाएगा, और तो कहेंगे 2a नीचे जाएगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, जब मैक्सिमम स्ट्रेच पे पहुंचा तो मैक्सिमम स्ट्रेच कितना है, तो बोला जाएगा एक्स नॉट प्लस ए, तो ऐसे लिख देंगे एक्स नॉट प्लस 2a। जो भी पूछा जाएगा वो आप बता दोगे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, इंपॉर्टेंट था। और एसएचएम के इक्वेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का जो भी पढ़ा है सब यहाँ पे लगा के पूछा जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन में। हमें फिर से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक तो हो जाता है बेसिक। ठीक है, बेसिक से तो करना हम लोग जानते हैं, एसएचएम में डिटेल में पढ़ा था, वहीं पे ट्रिक भी पढ़ा था कि जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो वो जल्दी से निकालने का यहाँ तरीका हम लोग यूज कर लेते हैं। या आपको जल्दी नहीं करना हो तो जो एसएचएम में आपने सीखा है, क्या सीखा था आपने, दो मेथड से सीखा था, एक रीस्टोरिंग फोर्स मेथड से सीखा होगा और दूसरा सीखा होगा टॉर्क मेथड से। दोनों करो, उससे यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर लिख दिया है, किसी एक क्वेश्चन पे वो करके देख लेना तो यही आंसर आ जाएगा आपको जो मैंने निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज q है और मास m है इस पार्टिकल का। तो अब क्या करो, टाइम पीरियड निकालने के लिए किसी एक जनरल पोजीशन पे ले जाओ। तो मैंने देखो एक जनरल पोजीशन पे ले जाना, इनिशियल पोजीशन पे नहीं दिखना है, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस तरह का करूंगा वहां पे गड़बड़ कर दोगे। तो मैंने एक जनरल पोजीशन ले लिया, कोई टेढ़ा कर दिया। यहाँ देखा कौन कौन से फोर्स लगे, m के कारण mg नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो QE भी नीचे, और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। अब रूल समझो या ट्रिक समझो कि स्ट्रिंग के लाइन के अलोंग कोई भी फोर्स होगा उसको भूल जाना है। क्यों भूलना है, टॉर्क मेथड में याद करो, इसी पॉइंट के बाद तो टॉर्क निकालते थे। इफ स्ट्रिंग के अलोंग जनरल पोजीशन पे कोई भी फोर्स रहेगा उसका टॉर्क इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद जीरो हो जाता है, उसको भूल जाओ। वे मैंने ट्रिक की तरह बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग जनरल पोजीशन पे स्ट्रिंग के अलोंग कोई भी फोर्स हो उसको भूल जाओ, और जो भी फोर्स बचा है, ठीक है, वो आपका नेट फोर्स मान लो, उसे मास से डिवाइड कर दो और वही आपको जी इफेक्टिव दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, टी, यही एक ही फोर्स है जो स्ट्रिंग के अलोंग है, टी, उसको भूल जाओ, तो ये फोर्स बच गया, इसने मास से डिवाइड कर दिया, ये हो गई हमारी जी इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। ओके, इसी की प्रैक्टिस करते हैं दो चार क्वेश्चन में। अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले ली। ठीक है, तो फिर से मैं एक जनरल पोजीशन पे आ गया, mg नीचे लग रहा है और qe ऊपर लग रहा है। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, mg माइनस क्यूई, तो mg माइनस क्यूई लिखा अपॉन मास कर दिया ना, वेक्टर सम ले लो जो भी बचा हुआ फोर्स है, टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग होता है उसको भूल जाते हैं हम लोग, तो वेक्टर सम इन दोनों का क्या होगा, mg माइनस क्यूई अपॉन मास कर दिया, वो जी इफेक्टिव हो गया, टाइम पीरियड लिख दिया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन मुझसे कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मान लो क्यूई बड़ा हो गया तो mg से, अरे भाई इफ क्यूई मान लो यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे आ जाओ, तो क्यूई ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा, क्यूई बड़ा हो जाएगा तो टेंशन ही नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, इस पोजीशन पे टेंशन ही नहीं रहेगा स्ट्रिंग में, तो कहेगा ये सिंपल पेंडुलम की तरह वर्क करेगा, करेगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर टाइम पीरियड एम्बेडेड का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ठीक है, तो mg ही QE से बड़ा होगा तभी ये सिंपल पेंडुलम की तरह एक्ट करेगा और तभी ये आंसर पूछा जाएगा, है ना, तभी ये क्वेश्चन बनेगा अभी ना। चलो आगे, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में ले लिया, फिर अच्छा ये देखो पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो जनरल पोजीशन पे चला गया, mg नीचे लग रहा है और QE राइट में लग रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाता है, अंडर रूट, देखो दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रही है, तो अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर और मास से डिवाइड कर दिया, और ये होगी जी इफेक्टिव, वो इसको फॉर्मूला में रख देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा, ओके चलो बढ़िया है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां पे चार्ज Q है और ये मास एन Q है, अब क्या करो किसी जनरल पोजीशन पे चले गए आगे, यहाँ पे देखो mg नीचे लग रहा होगा, अच्छा ये चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा बट वो अलोंग द लाइन होगा, अलोंग द टेंशन वाला लाइन होगा, अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा, तो क्या उसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसको कट कर दो, ठीक है, टेंशन को भी कट कर देते और इसको भी कट कर देते, ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा, mg बचा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, mg अपॉन मास, mm कैंसिल हो गया तो g हो गई, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव, तो आंसर क्या हो जाता है 2 पाई अंडर रूट l बाय g। देखो ये सब याद रखेंगे छोटे छोटे पॉइंट, एक तो बेसिक आना ही चाहिए, बेसिक आना ही चाहिए, और कभी कभी टाइम बचाने वाला चीज भी आना चाहिए अपने को, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आसपास का आ गया तो फटाफट सॉल्व कर देंगे। अच्छा कुछ बच्चे करते हैं क्या, ये जनरल पोजीशन पे नहीं ले जाते ट्रिक को अप्लाई करने में, यही रख लेते, यही रख लेते तो कोई mg भी नीचे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे, तो दोनों का वेक्टर सम करके मास से डिवाइड करते तो वो जी इफेक्टिव नहीं होता, फिर रॉन्ग हो जाता आपका, ठीक है, तो याद रखना ट्रिक है तो ट्रिक को भी प्रॉपरली याद रखना है आपको, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन याद करो, यहाँ पे मैंने क्यू क्यू देख के सर्कल का कंप्लीशन वाला कंडीशन पहले ही निकाल लिया है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके कर लेते हैं, स्ट्रिंग ले लिया, मास m है, चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो मैंने पूछा u की मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे। अब देखो यहाँ पे टेंशन के अलावा एक mg फोर्स नीचे लगता और QE फोर्स भी नीचे ही लगता, तो फिर मैं जी इफेक्टिव निकाल लेता हूँ, तो mg प्लस QE अपॉन मास लिख दिया, तो ये जी इफेक्टिव हो गया। याद करो u मिनिमम क्या होता था, अंडर रूट 5gl लिखते थे, तो बस g की जगह जी इफेक्टिव लिख दो, तो ये रख दिया, तो आंसर तुरंत आ गया हमारा। अच्छा मान लो हम लोगों को पूरा बेसिक से करना था तो क्या करते थे हम लोग, याद करो, तो हम लोग पता करते थे टेंशन मिनिमम कहाँ होगा, तो याद करो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, mg भी नीचे है, तो टेंशन जो नेट टेंशन जो मिनिमम होगा वो ऊपर वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है, और वहां पे फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं और नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं, तो उन दोनों से स्टेप से ये फिर से सॉल्व होके आ जाता, लेकिन ट्रिक भी याद रखना चाहिए, कभी कभी जल्दी हो जाता है, लॉजिकल भी समझ, mg भी नीचे है QE भी नीचे है, तो फिर तो वैसे ही सारी कैलकुलेशन हो गई, यही ऐसा ही कुछ आंसर दिखना चाहिए था, ओके चलो इसको भी याद रखो कि कैसे ट्रिक लगा दिया, फटाफट सॉल्व कर दिया। अच्छा ट्रिक लगाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बेसिक नहीं आए, बेसिक तो आना ही चाहिए, ओके चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। देखो मास m ले लिया, इस पे चार्ज प्लस q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट राइट में, ये वॉल है और ये वॉल जो है इससे, अब देखो यहाँ पे मास m है, चार्ज q है और इनिशियली रेस्ट पे है, u0 है, इसमें फोर्स किधर लगने लगा, राइट में, तो राइट में चलना स्टार्ट करेगा, ये वॉल से कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएगा, कभी ना कभी टकराएगा, तो वो मान लो मैंने लिख दिया वो कॉलिजन है इलास्टिक, कॉलिजन कैसा होने वाला है यहाँ पे, इलास्टिक, तो इफ इलास्टिक है तो याद करो वॉल से कॉलिजन वाला है और ये हेड ऑन कॉलिजन है, राइट, तो ये जिस वेलोसिटी से इससे टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस चलेगा, ठीक है, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, वापस चलेगा, ठीक है, वापस चलेगा तो ये चलता जाएगा, चलता जैसे ये लेफ्ट में चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में रहेगी, बट इस चार्ज और ई नॉट के कारण फोर्स किधर लगेगा, राइट में, तो इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी,
आप देखोगे वेलोसिटी कम हो के इसी पोजीशन ए पे आके इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। इफ थोड़ा बहुत आप इमेजिन कर सकते हो या काइनेमेटिक्स याद हो तो आप कह सकते हो कि इस पोजीशन से राइट पोजीशन पे जाने का और इस बी से ए तक आने का टाइम इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ से यहाँ आने का टाइम लगेगा। और अगर नहीं समझ में आया तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले तो इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो क्यू ई हो जाता और ये फोर्स किधर होता, राइट में होता। एक्सेलेरेशन क्या हो जाती है, एफ अपॉन एम, तो क्यू ई बाय एम लिख दिया, है ना, ये एक्सेलेरेशन हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ से मैं बी तक आने का टाइम निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से बी आने में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एल। किधर होगी, राइट में, तो एल लिख दिया। और फॉर्मूला लगा लेते हैं टाइम निकालने के लिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगा, तो जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। हाँ है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट दिया है मैंने, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो भर दी वैल्यू सारी और टी की वैल्यू आ गई। तो ये जो टी आया ये कहाँ से कहाँ का टाइम है, ए से बी का टाइम है, और बी से ए का भी टाइम यही होगा, तो वो लिख दिया कि यही टाइम होगा। तो कितनी टाइम लग जाएगा, टी प्लस टी टू टी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मान लो जिसको ये नहीं समझा कि यहाँ से यहाँ और वहां से वहां जाने का टाइम सेम ही होगा, तो पूरा कैलकुलेशन करो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ जब आएगा उसकी वेलोसिटी निकाल लो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, इसके और इसके बीच में, ए और बी के बीच में। देखो क्यू ई नॉट राइट में फोर्स लग रहा है ना, और इसकी डिस्प्लेसमेंट एल है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, क्यू ई नॉट एल। बाकी एम जी और नॉर्मल का वर्क डन 0 आता, ये लिख दिया, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, यहाँ से v आ जाता। और टकराने के बाद आप जानते हैं इलास्टिसिटी में जिस वेलोसिटी v से टकराएगा उसी वेलोसिटी v से वापस आ जाएगा उल्टा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो निकालो टाइम कितना होगा। ठीक है, तो निकल जाएगा टाइम पीरियड इस तरह से भी। ओके, और इंपॉर्टेंट बात है, मोशन इज नॉट एसएचएम, यहाँ एसएचएम नहीं हो रहा है, ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है बस, ये एसएचएम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, एसएचएम होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी पोजीशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए था मीन पोजीशन के। मीन पोजीशन होता क्या था, जहाँ पे नेट फोर्स 0, कहाँ पे यहाँ पे नेट फोर्स 0 है भाई, कहीं नहीं है, तो कोई मीन पोजीशन ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो पहली बात। दूसरी बात, फोर्स क्या हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो तो वेरिएबल ही नहीं है, तो आप कहोगे ये एसएचएम तो हो ही नहीं सकता, ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। अच्छा याद करो, पीरियोडिक मोशन में या ऑसिलेशन में आपको काइनेमेटिक्स हेल्प करता है टाइम निकालने के लिए, ठीक है। और एसएचएम का हम लोग रिजल्ट याद करते हैं जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, इसलिए वो रिजल्ट याद रखना जरूरी है। उसमें काइनेमेटिक्स लगाना शुरू किया तो फिर तो सॉल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, a particle of mass m and charge q is thrown with the velocity u at angle theta with horizontal. Okay, if in a space an electric field E exists in horizontal direction as shown figure, तो देखो डायग्राम में दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पे वेलोसिटी u से एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने थ्रो किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, और ये जो पार्टिकल है इसकी मास m है और चार्ज q है, प्लस q है। ओके, तो अपने को पता करना है कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, और पता करना है इस जो जिस पाथ पे चलेगा उसका शेप कैसा है, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, क्या है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले ux लेते हैं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाता है, u cos थीटा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाता है, u sin थीटा। एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट, देखो पार्टिकल पे एक mg फोर्स नीचे लगेगी और दूसरा qe फोर्स राइट में लगेगा, मतलब x डायरेक्शन के लॉन्ग, तो एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन के लॉन्ग qe बाय m होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जब करते थे तो राइट डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं था, यहाँ है ना, तो ये एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट हो गया। एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट माइनस जी, मान लो ऊपर को प्लस मान लिया तो नीचे की एक्सेलेरेशन को माइनस लिख देंगे, माइनस जी लिख दिया। और x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेंज कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वही रेंज हो जाएगी, वही r लिख दिया। और यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो y डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 0 होगी, तो 1 का y कोऑर्डिनेट और 2 का y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है ना, तो y कोऑर्डिनेट में y डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, y डायरेक्शन से टाइम आ जाएगा अपने को, ओके कर लो, तो sy इज इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। अच्छा पहले देख लो, ये फॉर्मूला जब भी यूज करो तो देखो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं, हाँ है ना, माइनस जी कांस्टेंट ही है, यहाँ पे कोई टाइम या पोजीशन का फंक्शन थोड़ी है, ये
ये कांस्टेंट है, तो लगा दिया, टी की वैल्यू आ गई। अच्छा ये टी तो पहले जैसे ही आ गया, हाँ आएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड यहाँ पे आ गया। अच्छा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई डायरेक्शन में लगा देता तो एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन चेंज हो जाता, तो फिर से जी इफेक्टिव लिख देते वहां पे, ओके, या पूरा ही सॉल्व कर लेते। ये समझ में आया, 1 से 2 आने में कितना टाइम लगे, इतना टाइम लगेगा, उतने टाइम में एस एक्स निकालो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, इसी एस एक्स को रेंज बोलते, टी की वैल्यू और ये वाला सारा यू एक्स ए एक्स रख दिया, तो यही आंसर हो जाएगा, ओके, यहाँ तक समझा, रेंज आ गया मुझे। अब देखो दूसरा क्या बोला, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पाथ, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, क्या है, तो देखो जब पार्टिकल पे कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एम जी नीचे और दूसरा लग रहा है क्यूई राइट में, एम जी नीचे और क्यूई राइट में, एम जी भी कांस्टेंट है और क्यूई भी कांस्टेंट है, इसका नेट भी कांस्टेंट होगा, तो जो पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है वो तो हो गया कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगी। अब जब पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लगता है तो पार्टिकल का पाथ कैसा मानते हैं हम लोग, पैराबोला, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अब ग्रेविटेशन पढ़ चुके होते हैं, कहते हैं सर ऊपर जाएगा तो जी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, भाई अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, देखो अर्थ से हॉरिजॉन्टल बोल दिया है, ये अपने आप में एक हिंट हो जाता है कि ये काइनेमेटिक्स लगाना है, यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं लगाना है, ओके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक क्वेश्चन में ही उस थ्योरी को डिस्कस कर लेता हूं और बाकी दो और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसपे मैं ये वेक्टर फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है चार्ज 10⁻⁹ कूलम, जिसको 1 नैनो कूलम भी कह सकते हो, इज लोकेटेड एट ऑरिजिन इन फ्री स्पेस, मींस वेक्टर में रखा हुआ है, एंड अनदर चार्ज q at position 2, 0, 0. If the x component of electric field at इस पोजीशन को दे दिया 3, 1, 1 is 0, find the value of q, तो आपको एक पोजीशन दे दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की x कंपोनेंट 0 है, ठीक है, तो आपको पता करना वो चार्ज क्या है, और फिर पूछा इज y कंपोनेंट इज आल्सो 0 ओवर देयर ओवर द सेम पॉइंट, देखेंगे क्या है। चलो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में पहले डिस्कस करते हैं बेसिक को। तो अभी तक हम लोग जानते थे किसी भी पॉइंट चार्ज q ले लिया, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती, इफ ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होती, इफ ये माइनस होता रेडियली इनवर्ड होता, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग अलग ट्रीट करते थे और मैग्नीट्यूड लिख लेते थे kq/r², है ना, ओके, यहाँ तक समझा। अब देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म होता है E = kq/r³ into r वेक्टर। अब देखो ये r क्या है, पहले इसको समझ लो, r स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द चार्ज, वो स्मॉल r है। ये r वेक्टर क्या है, r वेक्टर है चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, तो चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये लिख दिया, इसको लिख दिया r वेक्टर, ठीक है, अंडरस्टूड। और जब भी ये फॉर्मूला यूज करो वहां पे चार्ज को साइन के साथ रखो, चार्ज को किसके साथ रखो, साइन के साथ रखो, ओके, याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq/r³ into r वेक्टर, ओके, और चार्ज को साइन के साथ रखना है। अभी तक जो क्वेश्चन आपने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां देखोगे मान लो दो चार्ज भी लिया था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखते थे तो वो तो यूनी एक्सेल होता था, तो डायरेक्ट a+b और a-b का फॉर्मूला लग जाता था, तो यहाँ पे वेक्टर ध्यान से देना देखना है आपको, ठीक है, और इसमें चार्ज को साइन के साथ रखना है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ था 10⁻⁹ कूलम और एक चार्ज रखा है 2, 0, 0 पे जो q है, जो कि अननोन है ना, ना इसका मैग्नीट्यूड पता है ना ही साइन पता है, और एक पॉइंट p है 3, 1, 1, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो अपने को q पता करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस 10⁻⁹ कूलम के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक है, तो पहले O से उस पॉइंट P की डिस्टेंस ले लो, तो R रखना पड़ेगा अपने को, तो R1 निकाल लेते हैं, तो R1 क्या हो जाता है अंडर रूट, याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट पे पढ़ चुके होंगे,
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते जाते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट मीन्स 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर कर लिया, अंडर रूट 11 आ गया। ठीक है, ये R1 आ गया। अब मैं R1 वेक्टर निकाल लेता हूँ, वो क्या होता, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर दो, ये हो जाता 3, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 माइनस 0 आई कैप, वैसे 1 माइनस 0 जे कैप, देखो 1 माइनस 0 जे कैप, फिर प्लस 1 माइनस 0 के कैप, आई गेस R1 निकालना आ गया, तो लिख दिया 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अच्छा R2 भी निकाल ही लेते हैं, तो R2 क्या होता है, Q से पॉइंट P की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा अंडर रूट, देखो x कोऑर्डिनेट 3 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 इसका y कोऑर्डिनेट 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, वैसे ही 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। R2 की वैल्यू आ गई √3, सॉल्व कर लिया। R2 वेक्टर लिखो, R2 वेक्टर क्या होता है, 4 से पॉइंट P की तरफ का वेक्टर, तो वो क्या हो जाता है, इसकी पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, देखो 3 माइनस 2 आई कैप मींस आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप तो जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप तो के कैप हो गया। ओके, तो ये होगी R2 वेक्टर। अब मैं E1 निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म ऐसा फॉर्म है जहाँ पे ज्यादा इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। ओके, और कंपोनेंट एक्सेट्रा से सोचोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, कुछ बच्चे तो कर ही लेंगे, है ना, कुछ लोग एकदम रहते हैं कि लग जाएंगे तो लग के निकाल ही लेंगे, बट क्यों ऐसा करें, वेक्टर आया ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। अब मैथ्स में पढ़ोगे वेक्टर एंड 3D एक साथ लिख देते हैं, मतलब 3D वाले क्वेश्चन आ जाए तो वेक्टर यूज करो, कहा जाता है इनडायरेक्ट है। तो इवन क्या लिख देते, k q1 अपॉन r1 क्यूब इंटू r1। ओके, तो k की वैल्यू याद करो SI यूनिट में 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या थी 10⁻⁻9 रख दिया, 10⁻⁻, अपॉन R1 की वैल्यू रख दी, R1 वेक्टर रख दिया, हो गया E1 आ गया। वैसे E2 निकाल लो, तो k Q2 अपॉन R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर, सबकी वैल्यू रख दी, तो ये आ गया मुझे। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा है ई नेट क्या हो जाता है, E1 वेक्टर E2 वेक्टर, है ना, दोनों को प्लस कर लेते तो वो ई नेट हो जाता। अच्छा, ई नेट का x कंपोनेंट 0 है, ये लिखा हुआ है, तो ई नेट का x कंपोनेंट लिखते हैं, क्या होगा, इसको देखो, इसका x कंपोनेंट क्या दिख रहा है, ये इंटू 3 आई कैप लिख दिया, ये इंटू 3 आई कैप, इसमें x कंपोनेंट क्या दिखा है, ये इंटू आई कैप, ये इंटू आई कैप लिख दिया, शुड बी इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, ज्यादा कैलकुलेशन है तो एग्जाम में इतना तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट तो समझना था, समझा, तो यहाँ पे तो चार्ज साइन के साथ ही आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो ये आंसर हो गया। अब पूछा जाएगा y कंपोनेंट 0 है कि नहीं है, तो y कंपोनेंट देख लो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये वाला पार्ट है ना, 9 टू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन √11 का होल क्यूब इंटू जे कैप, लिख दिया वो जे कैप, प्लस इसका y कंपोनेंट क्या हो जाता है, इस वाले का E2 का y कंपोनेंट, ये इंटू जे कैप, वो लिखते हैं जे कैप। अब तो Q आ गया ना, यहाँ पुट कर लेते और चेक कर लेते, चेक करोगे तो 0 नहीं दिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे y कंपोनेंट 0 नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट बुक इरोडोक का 3.6, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली आसान क्वेश्चन, पीछे वाले से तो आसानी है, इसमें उतना भी नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द प्लेन xy एट द पॉइंट विद रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर r0 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर। देखो ओरिजिन ले लिया और प्लस 50 माइक्रोकूलम कहाँ पे है, ओरिजिन से r0 वेक्टर पे, उस 50 माइक्रोकूलम की पोजीशन वेक्टर क्या है r0, और r0 की वैल्यू दी हुई है आपको। अच्छा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विद द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दिस मच, तो मान लो कोई पॉइंट P है जिसका ओरिजिन से, जिसकी पोजीशन वेक्टर r है और r वेक्टर गिवन है, आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले देखो, पहले तो जिस चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना था वहां से डिस्टेंस निकालना होगा, तो पहले r डैश वेक्टर निकालो, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो, दोनों का काम आएगा। अच्छा देखो, ट्रायंगल लगाना आता है, देखो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और ये हो जाता है थर्ड वेक्टर। कैन आई राइट फ्रॉम दिस ट्रायंगल r0 वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर इज r वेक्टर। अच्छा, वेक्टर इतना तो आ गया होगा, अच्छा नहीं आता है तो फिर तो भगवान का नाम लो। ठीक है, फिर से वेक्टर पढ़ो,
क्या कर सकते हैं, आर नॉट प्लस आर डैश वेक्टर इज आर वेक्टर, लिख दिया मैंने। आर डैश वेक्टर क्या हो जाता, आर माइनस आर नॉट वेक्टर, आर वेक्टर रख दिया यहाँ से, आर नॉट वेक्टर यहाँ रख दिया, तो ये आ गया 6i कैप माइनस 8j कैप। अच्छा, आर डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 10 मीटर आ गया। ओके, तो आर डैश भी आ गई मुझे, तो इसके बीच की डिस्टेंस आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर डैश का क्यूब इनटू आर डैश वेक्टर। ओके, तो रख दिया, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू क्या है 50 माइक्रोकूलम, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर डैश क्या आया था 10, 10 का होल क्यूब इनटू आर डैश वेक्टर रख दिया। ठीक है, वो रख दिया, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पूछी जाती, तो ये वाला आंसर नहीं होता, ये वाला सिर्फ, ये कुछ बच्चे ऐसे लिख देते के क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता, नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर होगा। इसको भी ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये पूरा वेक्टर हो गया है ना, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी तो आती होगी। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो उतना मेहनत नहीं करते ना, के क्यू आर डैश आ गया, आर डैश का स्क्वायर लिख देते, मैग्नीट्यूड आ जाता डायरेक्ट। ओके, चलो, तो आई गेस ये 3.6 समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर से इरोडोव का क्वेश्चन है 3.7। देखो इरोडोव क्वेश्चन ही दे रहा है ऐसा कि वेक्टर फॉर्म जानो भाई, जानना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, point charges q and q dash are located at the vertices of square with the diagonal 12। अब देखो, इस एक स्क्वायर है, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स पे चार्ज है, तो प्लस क्यू है, इस वर्टेक्स पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, इस पे माइनस क्यू, तो मैंने नंबर रख दिया 1 2 3 4 रखे, और इसकी डायगोनल दी हुई है आपको 12। डायगोनल क्या दिया हुआ है 12। Find the magnitude of electric field at a point located symmetrically with respect to vertices of square at a distance x from center। मतलब क्या कर रहा है, मतलब मान लो, इमेजिन करो ये प्लेन ऑफ पेपर है, या तुम्हारी नोटबुक का पेपर है, या ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर जो है इसी प्लेन में है, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, इसी प्लेन पे। डायगोनल जो है यहाँ पे कट कर रहा है सेंटर पे, जिसको मैंने ओरिजिन मान लिया, लेट 0,0,0। राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिख दिया, ऊपर में लिख दिया वाई एक्सिस। जेड एक्सिस कैसा जाता, आउटवर्ड द पेपर, मेरे बोर्ड के बाहर आ जाता है ना, ऐसे आउटवर्ड आउटवर्ड आता, इसे मैं जेड एक्सिस बोल देता। तो ऐसे समझो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, जेड एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। ओके, या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे, इफ इसको ओरिजिन मान लिया, इसको x इसको y एक्सिस लिख दिया, तो वो जो पॉइंट P है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, उस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट हो जाती है 0,0,x। ठीक है, आई गेस इमेजिन हो जाएगा कोऑर्डिनेट से। ओके, अब वो पॉइंट P वहां पे है। अच्छा, उस पॉइंट P का, अच्छा पहले मैंने ये कोऑर्डिनेट सबका लिख दिया, देखो इफ डायगोनल 12 है, ठीक है, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा L/√2। सेंटर से ऊपर वाले एज का डिस्टेंस क्या हुआ L/√2, सेंटर से नीचे वाले का डिस्टेंस क्या हुआ L/√2, है ना। तो इस तरह से मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, राइट में x y ऊपर मान लिया, सबकी कोऑर्डिनेट लिख दी। ओके, और सबकी कोऑर्डिनेट लिखना अपने को आना चाहिए, मैंने लिख दिया सबकी कोऑर्डिनेट। ठीक है, लिख लो आप बैठ के। अब पहले देखते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से वो जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस सेम होगी, कितनी होगी, तो रूट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, कोई भी देख लो, तो ये लिख दिया, और ये ओरिजिन क्या है, सॉरी पॉइंट P की कोऑर्डिनेट 0,0,x है, और कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना, तो उससे माइनस कर लो, कि वो माइनस किया तो आपको सॉल्व कर लेंगे। जैसे किसी का कर लिया L/√2 माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे करना चाहिए, 0 माइनस है ना, बेसिकली करो तो 0 माइनस वो करो, या L/√2 माइनस 0 करो। तो मैंने जैसे इससे निकाल लिया डिस्टेंस, लिख दिया L/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस L/√2 माइनस, देखो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो L/√2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, देखो इसकी z कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, इसकी z कोऑर्डिनेट x है, 0 माइनस x का होल स्क्वायर। तो किसी भी वर्टेक्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाती है √L² प्लस x²। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 k होता है, k³ इंटू आर वेक्टर, उसी को मैं लिख दिया k की जगह, कभी कभी लिख लेना चाहिए 1/4πε0 q, चार्ज की मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जब वेक्टर फॉर्म यूज करो चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला लिखा हूं
इंटू डिस्टेंस का क्यूब, मीन्स आर क्यूब लिखना होता है। आर क्यूब क्या हो जाता है, एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल क्यूब, तो उसको लिख सकते हो ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू आर वेक्टर। इसी को मैं बार बार रिपीट करूंगा। कितने चार्ज है, 1 2 3 4, सबके लिए E1 E2 निकालते हैं, ठीक है। चलो E1 निकालते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट तो सब जगह कॉमन होता है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, तो ये लिख दिया इनटू। अब E1 के लिए निकालना है तो 1 ये लिखा, और इससे x का डिस्टेंस निकालना था, तो x का कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट कर दो, ठीक है, और ij के लिख दो। तो 0 माइनस एल अपॉन रूट टू आई कैप, तो ये लिख दिया 0 माइनस एल अपॉन रूट टू जे कैप, एक्स माइनस 0 के कैप लिख दिया। वैसे E2 निकालना, तो ये पार्ट तो कॉमन होता, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखना है। तो चार्ज E2 क्या था, माइनस क्यू था, इसलिए मैंने माइनस क्यू रख दिया। ओके, फिर से P की कोऑर्डिनेट माइनस 2 की कोऑर्डिनेट करके IJ के लिख दो, लिख दिया। अच्छा 3 पे आओ, 3 भी माइनस क्यू है, तो देखो यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रख दिया इनटू, फिर से क्या लिखना है, पोजीशन लिखना है, इसकी P की कोऑर्डिनेट माइनस 3 का कोऑर्डिनेट करके IJ के में लिख दो। ओके, वैसे फोर्थ क्या प्लस क्यू है, देखो यहाँ पे मैंने क्यू रखा, साइन प्लस क्यू रख दिया, मतलब प्लस क्यू रख दो, और फिर से P की कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, तो वो लिख दिया। तो सारे के कारण मुझे E1 E2 E3 E4 निकल गया। सबको ऐड कर लो तो E नेट हो जाता, तो सबको ऐड किया तो ये आ गया। डायरेक्शन में आगे देखो माइनस ये क्या, इमेजिन करो ऊपर मैंने इधर मैंने y कैप लिखा, तो माइनस y कैप माइनस y डायरेक्शन नीचे होता, तो नीचे की तरफ E नेट होगा इसका, है ना, और कितनी होगी, यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो ये लिख दिया इसकी मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में किया। कुछ बच्चे इमेजिन करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इमेजिन कर लो कि मान लो उस सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो फिर वो डायरेक्शन देखते जाओ, कंपोनेंट निकाल निकाल के करो, इंडिविजुअल कंपोनेंट निकाल के करोगे तो आई गेस और भी अच्छा क्वेश्चन हो तो वहां पे वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट है आपको आसान रखेगा, है ना। एक प्रोसेस है, एक मेथड है ना, जिसमें गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये बच्चों वाली मैथ्स है, डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना, ये सब करना बच्चों वाली मैथ्स है, फटाफट हो जाएगा सॉल्व अपने से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो मन में ही ये सब कर लेते हैं, इतना थोड़ी करना होता है लिखने का, मन में हो जाएगा ये सब सॉल्व, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो। अच्छा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो स्टार्टिंग में तो लिख लेना चाहिए। ओके, अब देखो लास्ट पॉइंट, लास्ट एग्जांपल, सॉरी एक शायद एक और है, याद नहीं मुझे, यही लास्ट होगा। पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज q is at rest initially, तो पार्टिकल है जिसकी मास m है, चार्ज q है, और वो रेस्ट पे है इनिशियली। An electric field E is equal to a minus bx is applied. A and B are positive constant and x is distance from the initial position. Initial position पे रेस्ट पे था और x उसी पोजीशन से डिस्टेंस है। Find the distance traveled by particle till it comes to rest. मतलब पहले भी रेस्ट में है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण शायद चलने लगा होगा, और फिर से कब रेस्ट पे आएगा वो पता करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी a minus bx, फोर्स क्या होता है QE, तो QE लिख दिया, ठीक है। अब लगा लिया मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस फोर्स का वर्क निकाल सकते हो, हाँ, याद करो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एक्चुअली बहुत बड़ा फॉर्मूला होता था, बिकॉज एफ सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो सिर्फ मैंने एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन लिखा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्चुअली क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स, आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, तो एफ वाई जीरो है तो वो आएगा नहीं, एफ जेड भी जीरो तो वो भी नहीं है, तो वो सब खत्म कर दिया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखना चाहिए, तो मैंने सिर्फ हिंट दे दिया यहाँ पे कि देखो पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी चैप्टर में जो भी पढ़ा है सब काम में आ सकता है यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब हिंट है बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कर लिया, एफ एक्स डी एक्स किया, तो एफ एक्स यही है, डी एक्स कर लिया इंटीग्रेशन। अब देखो इनिशियल काइनेटिक जीरो, फाइनल काइनेटिक जीरो, इनिशियल पोजीशन मान लेते जीरो है और फाइनल पोजीशन x मान लिया, जहां पे फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ गई। तो इनिशियली u जीरो था, अब सोचो यहाँ पे ये फोर्स है, अब a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव, x जीरो है, तो इनिशियल जो फोर्स होता है वो तो पॉजिटिव हो जाता, q है मतलब राइट डायरेक्शन में है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फोर्स राइट में, तो राइट में चलना शुरू कर देता। लेकिन जैसे जैसे राइट में जाता ये x बढ़ता चला जाता, तो ये फोर्स कम होता जाता, फोर्स कम होता जाता तो इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाती, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी राइट में है तो राइट में चलता रहता। अच्छा, कभी ना कभी
इसकी वैल्यू x की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती कि फोर्स नेगेटिव में हो जाता। तो फोर्स नेगेटिव में हो जाता मींस फोर्स पीछे हो जाता, वेलोसिटी राइट में होता। अच्छा अभी पलटेगा नहीं, अभी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। तो वेलोसिटी कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, कभी ना कभी जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, है ना। अच्छा जब वेलोसिटी जीरो होगी तो फोर्स किधर है, लेफ्ट में है। अच्छा फोर्स लेफ्ट में है तो इसके बाद क्या चलने लगा, पीछे चलने लगा। इस तरह से हम लोग मोशन ट्रेस कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स कर करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फिर से इतना करने के बाद, जो इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, आगे शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ सही है, नहीं क्वेश्चन है। इतना करने के बाद आप एससीवी, पहले तो इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक वीडियो के बाद बोलता हूँ, इसको मूवी की तरह नहीं देखना है, इंटरटेनमेंट वीडियो की तरह नहीं देखना। एग्जाम्पल देखा, समझा, रुक के लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और फिर नोट्स जैसे इस क्वेश्चन को, जैसे ये एग्जाम्पल लिया, समझ लिया, पहले समझने का ट्राई किया मेरे साथ, फिर लिख लिया, फिर लिखा हुआ को एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझा तो फिर से रिपीट कर लिया, ओके। पढ़ने वाले बच्चे को तो ऐसा करना ही चाहिए। फिर क्या करना है कि फिर पूरा नोट्स बनता चला जाएगा। अच्छा और एक और इम्पोर्टेंट बात, कितना करने के बाद आप एससीवी का 1 to 52 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किस चैप्टर का, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का 1 से 52 क्वेश्चन तक कर सकते हो। उसमें कुछ क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 52 एससीबी का सॉल्व कर सकते हो। और आप जो भी मॉड्यूल है अपने कोचिंग का, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी सिर्फ दो तीन चीज बची है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और एक स्फेरिकल बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है वो बची है, और सिलेंड्रिकल बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो बची हुई है, ठीक है। लेकिन 1 to 52 एससीबी सॉल्व हो जाएगा, एससीबी करते चले जाओ, ओके। और एंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ओके, जरूरी है ना। ओके, थैंक यू।